हेलो नमस्कार। आप सब स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश ये राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एवं अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये शॉर्ट नोट्स के रूप में है। गुर्जर प्रतिहार शासकों की बात करें तो इनका है ना सबसे पहले उल्लेख ऐहोल शिलालेख में मिलता है। ऐहोल शिलालेख में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय गुर्जर जाति का उल्लेख आभिलेखिक रूप में सर्वप्रथम किया। तो आभिलेखिक रूप में गुर्जर जाति का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार गुजराता क्षेत्र का स्वामी होने के कारण इन्हें गुर्जर कहलाए। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार गुजराता क्षेत्र का स्वामी होने के कारण है ना इनको गुर्जर कहा जाता है। और नैणसी की ख्यात के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थे। सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो मंडोर थी। इनका शासन 6वीं शताब्दी से के दूसरे चरण से लगभग 12वीं सदी तक रहा। उत्तर पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः है ना 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा था। गुर्जर प्रतिहारों को है ना 12वीं शताब्दी तक विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत में इन्होंने ना द्वारपाल की भूमिका निभाई थी गुर्जर प्रतिहारों ने। और प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजुमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए एक बाधक का काम किया था। किसके अनुसार? तो इतिहासकार रमेश चंद्र मजुमदार के अनुसार इन्होंने है ना गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। इनका महत्वपूर्ण समय की बात करें तो 8वीं से 10वीं सदी तक रहा। चीनी यात्री हेनसांग ने इनकी राजधानी पीलोमोलो भीनमाल बताया। यानी कि चीनी यात्री हेनसांग ने अपने वर्णन में 72 देशों का उल्लेख किया था। और जब वह भीनमाल आया तो है ना 72 देशों में से एक कुचेलो यानी कि गुर्जर बताया तथा इनकी राजधानी का नाम पीलोमोलो भीनमाल बताया था। तो राजधानी पीलोमोलो भीनमाल बताया किसने? हेनसांग ने। इनकी राजधानी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी का नाम क्या बताया? तो पीलोमोलो बताया था। नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करडाह शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। प्रतिहारों को गुर्जर किसमें कहा गया? तो नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करडाह शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। और अरब यात्रियों ने जुर्ज कहा। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर गुर्जरों का अपभ्रंश तथा राजा को बोरा कहकर पुकारते थे। और संभवतः आदिवरा विशुद्ध का उच्चारण है। अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? तो जुर्ज कहा। इम्पोर्टेंट है। अल मसूदी, सुलेमान तथा अबू जैद आदि अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा। उद्यतन सूर्य ने 778 ईस्वी में कोवल्यमाला ग्रंथ लिखा था। राजस्थान में इसके बारे में जानकारी घटियाला अभिलेख जोधपुर से प्राप्त होती है। इनका है ना मूल पुरुष हरिश्चंद्र था। गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष की बात करें तो मूल पुरुष इनका हरिश्चंद्र नामक का व्यक्ति था। जो कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है इसकी जानकारी? घटियाला के शिलालेख। घटियाला का शिलालेख जोधपुर का 837 ईस्वी का है। उससे है ना जोधपुर 837 ईस्वी एवं घटियाला अभिलेख है ना 861 ईस्वी के शिलालेखों के अनुसार जोधपुर का शिलालेख 837 का और घटियाला का 861 ईस्वी के शिलालेखों के है ना अनुसार हरिश्चंद्र इनका मूल पुरुष है। हरिश्चंद्र रोहिल्दी जो ये मूल पुरुष था इनका हरिश्चंद्र यानी कि इनको रोहिल्दी भी कहा जाता है। इनके है ना इनका टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है ना हरिश्चंद्र का समय 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। 6वीं शताब्दी के आसपास इनका समय माना जाता है। और इनके है ना 2 पत्नियां थी। एक तो क्षत्रिय, दूसरी ब्राह्मण स्त्री। ब्राह्मण स्त्री के जो संतान उत्पन्न हुई ना वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। और क्षत्रिय स्त्री के जो संतान पैदा हुए वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। और
क्षत्रिय स्त्री का नाम क्या था, तो भद्रा था। और भद्रा के है ना 4 पुत्र हुए थे। 4 पुत्र हुए थे, भोगभट्ट, कद्दक और रज्जिल और दह। भद्रा के 4 पुत्र हुए थे। इन्होंने चारों ने ही मिलकर मांडवीपुर मंडोर को जीता था। मांडवीपुर मंडोर को जीता था। इनमें से है ना भद्रा के 4 पुत्र थे, भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह। रज्जिल है ना इम्पोर्टेंट है। रज्जिल रज्जिल का पोता नागभट्ट प्रथम था, क्योंकि है ना रज्जिल का पोता कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम की बात करें ना, तो नागभट्ट प्रथम है ना प्रतापी शासक था और इसके समय है ना प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी और अपनी राजधानी ये बदलकर मेड़ता स्थापित कर लेता है। अपनी राजधानी को मेड़ता बनाता है और बीन मालकों को जीतता है नागभट्ट प्रथम। प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम का टाइम पीरियड है 730 से 760 ईस्वी। ये प्रतापी शासक था। और नागभट्ट प्रथम की बात करें ना, तो जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक का दरबार भी कहा जाता है। इसका दरबार है ना नागावलोक का दरबार कहलाता था। नागभट्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक और इंद्र के गर्व का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा जाता है। और मलेच्छों का नाशक नारायण भी इसको कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक और नारायण भी कहा जाता है। नारायण की मूर्ति का प्रतीक है और इन्हीं विशेषताओं से विभूषित है ये। नागभट्ट को नागावलोक व इसका दरबारी नागावलोक का दरबार कहा जाता था। नागभट्ट के समय उज्जैन शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था। जालोर, कन्नौज, अवंती प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से ही प्रारंभ मानी जाती है। नागभट्ट प्रथम के बाद जैसे कक्कू हुए और देवराज हुए, देवराज के बाद वत्सराज हुए। प्रतिहार वंश में अगला शासक है वत्सराज। वत्सराज की बात करें ना, तो देवराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र वत्सराज सिंहासन आसीन हुआ और ये रानी सुंदर देवी का पुत्र था। रानी सुंदर देवी का पुत्र था। इनके समय की बात करें तो इनका समय है 778 से 794। किसी किसी बुक में है ना 783 से 795 ईस्वी भी मिलता है। थोड़ा बहुत चेंज मिलता है किसी किसी बुक में। तो इसका टाइम पीरियड वैसे देखा जाए तो 778 से 794 ईस्वी है और 783 से 795 ईस्वी तक भी संभवतः इन्होंने शासन किया था। राष्ट्रकूट ध्रुव ने इसे पराजित किया था। वत्सराज को है ना राष्ट्रकूट ध्रुव ने पराजित किया था। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। वत्सराज की बात करें तो पालों से युद्ध हुआ था इनका और है ना वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान। त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? वत्सराज के द्वारा ही की गई थी। कन्नौज के इंद्रायुध को वहाँ का शासक बनाया था। और ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माता भी कौन था? तो वत्सराज था। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माता वत्सराज था। और वैसे देखा जाए तो वत्सराज को ही प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार द्वारा मंदिर स्थापत्य की एक नई शैली की शुरुआत की गई थी जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली कहा जाता है। एक बार रिवीजन करते हैं। वत्सराज 778 से 794 ईस्वी रानी सुंदर देवी का पुत्र था। रणहस्तिनी से कहा जाता है और इसके समय 778 ईस्वी में उदितनसुरी ने कुवलयमाला ग्रंथ लिखा और 783 में जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की थी। 783 ईस्वी में जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की ग्रंथ की रचना की थी। राष्ट्रकूट ध्रुव ने इसे पराजित किया था। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की बात करें तो वत्सराज के समय से ही मानी जाती है। कन्नौज के इंद्रायुध को वहाँ का शासक बनाया था इन्होंने। ओसिया के जैन मंदिर का निर्माता वत्सराज ही था। और गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा मंदिर स्थापत्य की जो नई शैली स्थापित की गई थी ना, उसके शुरुआत गुर्जर प्रतिहार शैली से ही माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार में प्रमुख स्थल की बात करें तो ओसिया, जोधपुर, नीलकंठ महादेव मंदिर, राजौरगढ़, अलवर, दौसा में हर्षद माता का मंदिर है। राजौरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार भी प्रसिद्ध हैं जिन्हें बड़ गुर्जर भी कहा
जाता है। और अलवर राज्य में राजौड़गढ़ नामक प्राचीन किले में मिले हुए विक्रमी संवत 1016 से 13 माघ सुदी 13 शिलालेख भी यहाँ पाए जाते हैं। और उस समय राजपुर राजौड़गढ़ का प्रतिहार गोत्र गुजर प्रतिहार महाराजाधिराज सावंत का पुत्र जो महाराजाधिराज परमेश्वर मंथन देव राज्य करता था उस समय, उनको परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर आदि का सामंत माना जाता है। तो यहाँ पर है ना अलवर में राजौड़गढ़ अलवर में बड़गुजर का शासन था, बड़गुजर कहा जाता है इनको, गुजर प्रतिहार को। और ये मंदिर प्रसिद्ध है अलवर के महादेव मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है, नीलकंठ महादेव का मंदिर। कर्नल टोड की बात करें ना तो कर्नल टोड ने है ना बड़गुजरों की राजधानी राजौड़गढ़ बताई थी, राजौड़गढ़ बताई थी बड़गुजरों की राजधानी। अगला शासक है नागभट्ट, इनका टाइम पीरियड है 795 से 833 ईस्वी। वसराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र है ना नागभट्ट शासक बना था और इन्होंने ना 795 से लेकर के 833 तक शासन किया था। कन्नौज के चक्राई युद्ध को परास्त कर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। पाल शासक धर्म पाल को पराजित किया था। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट ने नागभट्ट को परास्त किया था। नागभट्ट ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट ने है ना कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता था। और संपूर्ण उत्तरी भारत में विजय की जिसमें उसके सामंतों गुहिलों एवं चहमानों का पूरा साथ दिया था। चंद्रप्रभा सूर्य के ग्रंथ प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट 833 ईस्वी में है ना इन्होंने गंगा में डूबकर है ना जल समाधि ले ली थी। अरब के मुसलमानों को भी इन्होंने परास्त किया था और गंगा में डूबकर इन्होंने चंद्रप्रभा सूर्य के ग्रंथ प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर समाधि ले ली थी। अगला शासक था रामभद्र 833 से 836 ईस्वी है ना। नागभट्ट की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रामभद्र सिंहासन पर बैठा था। इसने 833 ईस्वी से 836 ईस्वी तक शासन किया था और ये है ना ये अत्यंत निर्बल शासक था और इसके काल में है ना प्रतिहार वंश अवनीति का काल में चला गया था। इस काल में प्रतिहार साम्राज्य अनेक भाग स्वतंत्र हो गए और इनमें है ना विशेष रूप से उल्लेखनीय कालिंजर मंडल था। तो है ना इसका समय है ना अवनति का काल था रामभद्र का, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। राजा भोज अगला है राजभोज प्रथम और मिहिर भोज, इनको मिहिर भोज भी कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड 836 से 885 ईस्वी। मिहिर भोज है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है और रामभद्र का पुत्र था। रामभद्र और अप्पा देवी, इसकी माता का नाम क्या था तो अप्पा देवी था। इसका सर्वप्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है जिसकी लिपि है ना 893 विक्रम संवत है। आदि वराह और प्रभास की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो आदि वराह और प्रभास की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? मिहिर भोज के द्वारा। राष्ट्रकूट नरेश कृष्णद्वितीय को परास्त किया था। कृष्णद्वितीय को इन्होंने यहाँ परास्त किया था और पाल शासक देवपाल को भी परास्त किया था। अरब यात्री सुलेमान इसके समय भारत आता है। अरब यात्री सुलेमान है ना जो किसके समय भारत आता है तो मिहिर भोज के समय भारत आता है। अरब यात्री सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान है ना जो इस्लाम का, सुलेमान ने भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा था। अरब यात्री सुलेमान ने कहा कि मिहिर भोज के पास है ना विशाल अश्वसेना है और इस्लाम का ये बहुत बड़ा शत्रु है। उसका साम्राज्य समृद्ध है जिसमें सोने चांदी की बहुत सी खाने हैं और राज्य चोरी डकैती से मुक्त है। भोज को कन्नौज का महाराजाधिराज परमेश्वर भोजदेवा कहा जाता है। भोज को है ना महाराजाधिराज परमेश्वर भोजदेवा कहा जाता है। और ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भी भोज के द्वारा ही की गई थी। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी तो मिहिर भोज के द्वारा ही की गई थी। अगला शासक है महेंद्रपाल प्रथम। इनका टाइम है महेंद्रपाल प्रथम का 885 से 910 ईस्वी। 885 से 910 ईस्वी। मिहिर भोज के बाद है ना उनका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज के पश्चात उनका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बनता है। मिहिर भोज की रानी चंद्र भट्टारिका की संतान थी। मिहिर भोज की रानी चंद्र भट्टारिका की संतान थी।
महेंद्रपाल प्रथम की बात करें ना तो ये मिहिर भोज की रानी चंद्र भट्टारिका की संतान थी। दरबारी कवि राजशेखर ने निर्भय नरेश कहा। दरबारी कवि राजशेखर ने है ना इनको क्या कहा, तो निर्भय राज और निर्भय नरेश कहा। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हरिविलास, विद्वसाल बंजिका नामक ग्रंथ लिखे। राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक अर्थात सूर्यवंशी कहा। राजशेखर ने है ना महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक या रघुकुल सूर्यवंशी कहा, रघुकुल चूड़ामणि। और महिपाल प्रथम को राजशेखर मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तावली कहा। राजशेखर को तो है ना राजशेखर ने महिपाल प्रथम को क्या कहा, तो मुक्तमणि या रघुकुल मुक्तावली, और महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और सूर्यवंशी सत्रे कहा। इसने परम भट्टारक, परम भागवत और महाराजाधिराज परमेश्वर आदि की विशाल उपाधियां धारण की थी। इनके बाद है ना भोजदित्य राजा हुआ 910 से 913 ईस्वी। महेंद्रपाल के शासन की मतलब अंतिम तिथि की बात करें ना तो महेंद्रपाल के 910 ईस्वी है अंतिम तिथि। और है ना ऐसा प्रतीत होता है कि उनके 2 पुत्र थे पहले, मतलब ऐसा है कि महेंद्रपाल प्रथम के 2 पुत्र थे, भोजदित्य और महिपाल प्रथम। इनमें से भोजदित्य का उल्लेख तो है ना जो एशियाटिक सोसाइटी ताम्र पत्र में हुआ है। और महेंद्रपाल एवं देहनाग देवी का पुत्र बताया जाता है इसे। महेंद्रपाल और देहनागा देवी का पुत्र इसे भोजदित्य को बताया जाता है। तो भोजदित्य का टाइम है 910 से 933 ईस्वी। अगला प्रतिहार शासक है महिपाल प्रथम। महिपाल के समय की बात करें ना तो 914 से 943 ईस्वी है। महिपाल को है ना राजशेखर इनके समय भी कुछ समय तक दरबारी रहे थे। राजशेखर है ना इनके समय भी दरबारी रहे थे और महेंद्रपाल के समय भी दरबारी रहे थे। राजशेखर ने आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहता है। महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहता है। और इनके समय में अलमसूदी ने ना भारत की यात्रा की थी। अरब यात्री अलमसूदी के समय ही भारत आया था। राजशेखर महिपाल को आर्यावर्त महाराजाधिराज कहता है। अलमसूदी ने गुजर प्रतिहारों को अल गुजर व राजा को बोरा कहा। पाल शासकों को रोहे में कहता है। अलमसूदी है ना पाल शासकों को क्या कहता है, तो रोहे में कहता है। और अलमसूदी गुजर प्रतिहारों को अल गुजर व राजा को बोरा कहता है। आगे है महिपाल प्रथम देवपाल। और महिपाल प्रथम के बाद देवपाल शासक हुए। देवपाल के बाद विनायकपाल द्वितीय और विनायकपाल के बाद महिपाल द्वितीय। महिपाल के बाद विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और यशपाल शासक हुए। राज्यपाल के समय 20 दिसंबर 1018 ईस्वी में कन्नौज पर गजनवी का आक्रमण हुआ था। राज्यपाल भाग गया। बाद में चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को मार गिराया था। 1019 ईस्वी में गजनवी ने पुनः आक्रमण किया था। त्रिलोचन प्रसिद्ध इतिहास BN पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा था। 1019 को है ना किसने आक्रमण किया था, तो 1019 ईस्वी को मोहम्मद गजनवी ने भारतवर्ष पर फिर से आक्रमण किया और त्रिलोचन को पराजित किया था। तो इम्पोर्टेंट शासक है कि महिपाल प्रथम के बाद देवपाल के बाद में है ना विनायकपाल द्वितीय हुए। विनायकपाल द्वितीय के बाद में है ना महिपाल द्वितीय और फिर विजयपाल और राज्यपाल। इनके शासकों के क्रम याद रखना है, त्रिलोचनपाल और फिर सबसे अंत में यशपाल। इसमें एक करेक्शन करना है छोटा सा। नागभट्ट द्वितीय है ना जो वत्सराज और सुंदर देवी के पुत्र थे। मैंने सुंदर देवी का नागभट्ट प्रथम बता दिया था, वो इसमें है ना नागभट्ट द्वितीय हैं, वत्सराज और सुंदर देवी के पुत्र हैं। ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक राजस्थान के इतिहास से गुर्जर प्रतिहार वंश, शॉर्ट नोट्स के रूप में है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन जरूर आता है और जिस भी भर्ती परीक्षा में गुर्जर प्रतिहार वंश लगा हुआ है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है, कोई कमी हो तो वो भी बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।